अब चलते हैं नेक्स्ट वन पर, इंटीग्रेशन में आगे चलते हैं। जैसे आपको इनको रटा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन तो वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएशन, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन तो स्पीड के लिए डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन तो एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएशन, ये तुमको रटा हुआ पता है। चलिए आगे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। जो चीज अभी हमने बोली उसको रिपीट करता है। जैसे डेरिवेटिव की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज थी, ऐसे इंटीग्रेशन की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो जैसे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है और फिर वेरिएबल, तो क्या करता है डेरिवेटिव, क्या करता था, कांस्टेंट को बाहर कर देता था, वेरिएबल के अपने वेरिएबल को अपने साथ रखता था। वही काम यहाँ पर भी होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और केवल क्या रह जाएगा, वेरिएबल रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है, बहुत सारे लोग प्लस माइनस के साथ कनेक्टेड है। डिफरेंशिएशन क्या करता था, हर किसी के पास अलग अलग जाता था, ऐसे हमारा इंटीग्रेशन भी करेगा। इंटीग्रेशन हर किसी के पास अलग अलग जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन। तो मैं जो फार्मूला ले रहा हूं वो ये है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ओके, अरे बताओ भाई। अच्छा, अब हमने ये फैसला किया कि डिस्प्लेसमेंट को s से लिखेंगे और टाइम को t से लिखेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, ds अपॉन dt। जो राइट हैंड साइड में जो चीज लिखी है इसको कैसे पढ़ेंगे, ds अपॉन dt को कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम। सभी लोग आंखें खोल के देखो, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिखा है, s, तो टाइम की जगह पे क्या लिखा है, t। तो s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, t का मतलब क्या है, टाइम। ले और देखो भाई, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू d वेलोसिटी का अपॉन में d टाइम का, ये हो जाएगा dv अपॉन dt। यानी वेलोसिटी को हमने किससे लिखा है, v से, टाइम को किससे लिखा है, c से। और आपको अगर पढ़ने को कहा जाए कि राइट हैंड साइड में जो चीज लिखी गई है dv अपॉन dt, इसको पढ़िए तो कैसे पढ़ोगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बताता है, एक्सेलरेशन। क्लियर ये बात, ये दो चीजें हमको पता है, तो ध्यान देना है। आने वाले कुछ मिनट्स तक 101% बोर्ड पर रहिए। हमने ये फार्मूला पिक किया, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। क्लास में बैठे सभी लोग ये जानते हैं, a यहाँ पर एक्सेलरेशन है, dv यहाँ पर छोटी सी वेलोसिटी और dt यहाँ पर क्या, छोटा सा टाइम है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dv इज इक्वल टू a dt बनेगा। बोलो भाई, क्लियर बनेगा, पक्का। जरा ध्यान से देखो, तो ये लेफ्ट हैंड में क्या लिखा है, छोटी सी वेलोसिटी। क्या लिखा है, छोटी सी वेलोसिटी। तो मुझे कुल वेलोसिटी चाहिए, तो मैं क्या करूं, इंटीग्रेशन करूं। मैंने यहां पर लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बी केयरफुल, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन किया। तो लेफ्ट में लगाया इंटीग्रेशन और राइट हैंड में भी लगाया इंटीग्रेशन। ठीक है, पक्का। अब जरा इसको पढ़ के देखो, सभी लोग ध्यान दें कि राइट हैंड वाली साइड को क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या, इंटीग्रेशन। इसको ऐसे तो पढ़ोगे, एक्सीलरेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन।
और लेफ्ट हैंड में क्या बन जाएगी, कुल वेलोसिटी बन जाएगी। तो देखो ये फंडा बन गया, क्या फंडा बन गया कि टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू, भाई जी एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारी टोटल वेलोसिटी है, आया ना, टोटल वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक फंडा आपका इंटीग्रेशन में आ गया। जैसे तुमको ऐसे याद है, रटा हुआ है कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। ऐसे ही एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। इसी चीज को वापस लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्सीलरेशन का टाइम का स्क्वायर। क्लियर? अब इधर आ जाइए भाई, ध्यान दें इधर, इस रिजल्ट पर आ जाइए। इस रिजल्ट को हमने यहां लिख दिया है फ्यूचर के लिए। जैसे एक्सीलरेशन टाइम की इक्वेशन दी जाए, एक्सीलरेशन टाइम की इक्वेशन दी जाए, वेलोसिटी पूछी जाए, तो तुम्हें उस इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अभी मैं क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा। क्लियर नहीं बात? अब आगे ध्यान दें, इंटीग्रेशन तो कर दिया। जब हमने ये इंटीग्रेशन किया, मैं एक बार और लिख लेता हूं, ये dv है और ये a dt है, ठीक। तब हमें किसी ने बताया कि यार एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के कहां रहता है, बाहर। तो जैसे ये बात पता चली कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, देखो मेरी अगली लाइन क्या है, dv इज इक्वल टू a dt। मैंने a को बाहर क्यों कर दिया, क्योंकि बताने वाले ने बताया कि एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। मैंने यहां पर लिख दिया क्योंकि एक्सीलरेशन a इज कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है? अब लिमिट्स की बात आई, ध्यान देना लिमिट्स। ये देखो टाइम पर इंटीग्रेशन लगा हुआ है और ये हमारा इंटीग्रेशन किस पर लगा हुआ है, वेलोसिटी पर। तो जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, u। याद है पिछली क्लासेस के फंडे, टाइम 0 पर आप वेलोसिटी को किससे लिखते थे, u से लिखते थे, याद है ना। और जब टाइम की वैल्यू t हो गई तो वेलोसिटी की वैल्यू v हो गई। क्या ये लिमिट्स लगाने वाली बात समझ में आ गई? फिर से आप देखें, ये जनरल था, इसी को मैंने हटा करके यहाँ फंडे में लिख दिया, फ्यूचर में काम आएगा। फिर आगे बढ़े और एक्सेलरेशन को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, क्योंकि कंडीशन बताई गई कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। बाहर करने के बाद फिर लिमिट्स लगाई गई, और लिमिट्स लगाई गई तो बताने वाले ने बताया कि 0 टाइम है, तुरंत दिमाग की बत्ती जली। 0 टाइम पर वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, u, और टाइम t पर वेलोसिटी क्या हो गई, v। आगे करते हैं, नेक्स्ट आगे देखिए भाई। अब यहां पर dv लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v। अरे भाई अकेले dx का इंटीग्रेशन क्या है, x। अकेले dv का v होगा और लिमिट्स लगी हुई है u से v इज इक्वल टू, a अपना बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। अकेले dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और लिमिट्स लगी हुई है 0 से t। ओके, अब देखिए ये वेरिएबल है ना, पहले यहां पर अपर लिमिट, फिर माइनस, इसी जगह पर क्या लगाएं, लोअर लिमिट, इज इक्वल टू a। पहले इस t की जगह पे क्या लिखेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट कौन है, t, माइनस
लोअर लिमिट है 0। ये आ गया v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू क्या आ गया u प्लस 80। क्या तुम इस इक्वेशन को जानते हो? पहले भी तो जानते थे, लेकिन आज की डेट में तुमने इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को किससे कैलकुलेट किया है? इंटीग्रेशन से, इससे निकाला। और याद रखो कि जब ये इक्वेशन तुम्हें मिला है तो किस शब्द के साथ मिला? एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये फार्मूला आया। इस फार्मूले में u को क्या कहते हो? t बराबर 0 पर वेलोसिटी। क्योंकि t बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या था? u। और इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, याद है? u का नाम क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। t बराबर 0 पर वेलोसिटी। और v को क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी या t समय पर वेलोसिटी। a यहां पर क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। t यहां पर क्या है? टाइम। क्लियर है बात हमारी? पहले तो आप अपनी कॉपी में ये वाली बात पूरी करेंगे जो साइड में लिखी हुई है। पहले ये लिखें, फिर बताएं मुझे जब हो जाए। ये हो गया। अब जब ये आपने लिखा तो ये जो फंडा है, ये फंडा आया कहां से? देखो यहां से आया, ये रिजल्ट है। और ये जो लेफ्ट हैंड में ये कुल वेलोसिटी है, तो कुल वेलोसिटी बराबर, इसको जब आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में। क्लियर? वही यहां पर लिखा है, टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है? तो आने वाले टाइम में अगर मुझे एक्सेलरेशन टाइम की इक्वेशन दी जाती है और वेलोसिटी पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है? क्लियर है ये बात? मतलब ये जो रिजल्ट आया है वो यहां से आया है, ये इसको हमने अलग से निकाल लिया, बाहर कर लिया। आगे जाकर के इस पर हम क्वेश्चंस नहीं देंगे। अब यहां से पूरा यहां तक नोट करेंगे। पहली इक्वेशन है ये मोशन की, और मत भूलिए कि इक्वेशन की ये फर्स्ट मोशन, जब आपने मोशन की जो ये फर्स्ट इक्वेशन है उसको जब आपने निकाला है तो आपने ऐसा माना है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एंड दैट इज व्हाई फ्यूचर में ये बताना पड़ेगा कि व्हेन वी यूज इक्वेशंस ऑफ मोशंस, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा तभी यूज कर पाएंगे। कितनी होती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन? 3 होती हैं। एक आपकी आ चुकी है। वैसे मेन देखा जाए तो 3 होती हैं, बट ओवरऑल 4 होती हैं। एक बार इस इक्वेशन को हम और डिराइव करके दिखा देते हैं। भाई अभी किया है, एक बार आपको रिवीजन करा दें। तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू है dv अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dv इज इक्वल टू क्या आ गया? a dt। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या दिखाई दे रही है? छोटी सी वेलोसिटी। dv का मतलब क्या है? छोटी सी वेलोसिटी। मैंने कहा इंटीग्रेशन कर लें तो क्या बन जाएगी? कुल वेलोसिटी। तो मैंने इंटीग्रेशन कर लिया। अब किसी भी इक्वेशन में अगर कोई वर्किंग की गई है, दोनों तरफ की जाएगी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहां पर dv और यहां पर a dt। क्लियर है इतनी बात? देखो हम किस स्टेप पर आ गए? इस स्टेप पर आ गए। फिर हमें ये बताया गया कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन से बाहर इसको कर दिया और यहाँ पर बताया कि जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ए इज कांस्टेंट, और हमें पता है कि इंटीग्रेशंस की प्रॉपर्टीज में कांस्टेंट को हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशंस के बाहर लिखते हैं। कर लिया। अब लिमिट्स लेनी थी, तो चलो लिमिट्स लेते हैं। तो टाइम की जो लोअर लिमिट है वो 0 है,
तो 0 टाइम पर वेलोसिटी क्या होती है, u। भाई इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वेलोसिटी वाली साइड है, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, टाइम वाली साइड है। तो 0 टाइम पर वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, u से लिखते चले आए हैं, u। और समय जब t हो गया, टाइम t हो गया, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो क्या तुम्हें ये लिमिट्स वाली बात समझ में आ गई? ठीक। अब अकेले dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो अकेले dv का क्या हो जाएगा, v। देखो लेफ्ट हैंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और लिमिट्स लगी हुई है, लोअर में u है, अपर में v है, इज इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड में a, और अकेले dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, लोअर में 0 है, अपर में t है। अब क्या लिखते थे, इस जगह पे क्या लिखते थे, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कौन है, v। तो जब इस वाले v की जगह पे v लिखेंगे तो v ही रहेगा ना, और फिर नेगेटिव लगाते थे। अब इसी जगह पे क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कौन है, u। बोलो, तो ये v माइनस u कैसे आ गया, क्लियर हुआ? इधर आ जाइए a, यहां पर पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट यहां पे t है, तो t की जगह पे t ही रहेगा, और फिर माइनस इसी जगह पे क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट, तो 0 है। ये आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू 80। u को उस तरफ शिफ्ट कर दो तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस 80। क्लियर है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आपके अपने स्कूल लेवल में इंटीग्रेशन की हेल्प से, डिफरेंशिएशन की हेल्प से ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस के डेरिवेशन पूछे जाएंगे। क्लियर है ये? तो ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो गया। याद करो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलो हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। देखिए कैसे, ध्यान देना। वी नो दैट, क्या जान चुके हैं हम, जान चुके हैं v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस AP। v की जगह पर लिखा ds बाई dt, क्योंकि अब ये पेज हमारे पास तो नहीं है, बट आपकी कॉपी पर होगा। अगर आप देखो तो लिखा हुआ है वेलोसिटी v इज इक्वल टू लिखा है ds बाई dt, मिला? अभी हमने रफ कर दिया, लेकिन आपके कॉपी में होगा वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ये देखो v इज इक्वल टू ds बाई dt लिखा हुआ है ना, है कि नहीं है? तो v की जगह पे हम ds बाई dt लिख सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। ये देखिए v की जगह पे ds बाई dt लिख दिया, और फिर यहां पर लिखा u प्लस at, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ds इज इक्वल टू u dt और प्लस का at dt। कोई समस्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dt हमारा u के साथ भी जाएगा, और दूसरा जो टर्म है at उसके साथ भी जाएगा। अब हमने इंटीग्रेशन किया, क्योंकि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, हमें क्या चाहिए, टोटल। तो इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखो यहां पर हो गया ds, और ध्यान देना, बी केयरफुल, u dt प्लस at dt। लेफ्ट हैंड में भी इंटीग्रेशन लगाना है, और राइट हैंड में भी क्या लगाया, इंटीग्रेशन लगाया। जब हमने राइट हैंड में इंटीग्रेशन लगाया तो वो इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी, ds इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन हर किसी के पास अलग अलग जाएगा, तो इंटीग्रेशन u dt और इंटीग्रेशन at dt। सही है यहां तक? कोई समस्या? और आगे देखें, इंटीग्रेशंस के अंदर कभी कांस्टेंट नहीं होता, u को बाहर कर दिया dt, और एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया dt। अब स्टूडेंट्स हमसे ये पूछता है
कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये तो आप हम ले के चल रहे हैं, तो इस वाले टर्म में एक्सेलरेशन को बाहर जाना चाहिए, बाहर आ गया। u को बाहर क्यों कर दिया? तो याद रखो इनिशियल वाली वैल्यू और मैक्सिमम वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। u यहां पर कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी है। तो जो इनिशियल वैल्यू होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा किस में आती है? कांस्टेंट में आती है, क्योंकि यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज वाई ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, और ये बात दिमाग में रखो, अगर कोई आपसे ये कहे मैक्सिमम वैल्यू, तो वो भी हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट। और इनिशियल वैल्यू तो भी हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट। इनिशियल वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कैसी होती हैं? कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये तो मेरे क्वेश्चन की डिमांड पे चल रही है बात। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब लिमिट्स लेनी है। तो टाइम के लिए 0 टाइम है, तो जब 0 टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? कुछ नहीं। बोलो भाई, जब टाइम 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? कुछ नहीं। मोशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और फिर टाइम की वैल्यू t हो गई तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू s हो गई। तो लिमिट्स जो हमने लगाई हैं वो क्लियर है भाई। टाइम की इनिशियल वैल्यू क्या ली जाती है? 0। तो इनिशियल वैल्यू यानी लोअर लिमिट टाइम की 0 है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रही होगी? 0। और फिर टाइम की वैल्यू आपने t ले ली, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? s हो गया। कर दीजिए इंटीग्रेशन। देखिए इधर का इंटीग्रेशन करेंगे तो s आएगा, लिमिट्स होगी 0 से s। इसका इंटीग्रेशन t आएगा, लिमिट होगी 0 से t। और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? t की पावर 2/2, लिमिट्स होगी 0 से t। भाई वो जो लिखा हुआ है ना t dt, एक तरीके से ये लिखा है ना t की पावर 1 dt, और x की पावर n dx का फंडा लगाओगे तो आएगा 1+1/1+1, एंड दैट इज वाई t की पावर 2/2। तो इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू t की पावर 2/2 आएगी। क्या ये बात एक्सेप्ट कर चुके हो आप? बोलो भाई, पक्का? श्योर? किस फार्मूले से आया? x की पावर n dx, x की पावर n+1/। और अकेले dx का x होता है तो अकेले ds का s, अकेले dt का t। अब लिमिट्स लगा दो। पहले इस जगह पे क्या लिखेंगे? अपर लिमिट s है, फिर माइनस, फिर इसी जगह पे क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट। यहां पर भी पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, प्लस a। अब देखिए आगे बढ़ रहा है। इस t पर क्या लिखेंगे? अपर लिमिट, फिर माइनस, उसी t पर क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट। ये स्टेप क्लियर? तो देखो ये बन गया s, इधर बन गया ut, इधर बन गया at²/2। यार 0 का स्क्वायर 0 आएगा, नीचे 2 से डिवाइड होगा, 0 ही मिलेगा। तो देखो ये रही सेकेंड इक्वेशन मोशन की, s बराबर ut प्लस हाफ at²। और इसको निकालने के लिए तुमने किसकी हेल्प ली है? डिफरेंशिएशन की भी ली है, इंटीग्रेशन की भी ली है। भाई v की जगह पे ds/dt लिखा है तो तुमने क्या यूज किया? डिफरेंशिएशन। और बाद में क्या यूज किया? इंटीग्रेशन। नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर कहीं कुछ पूछना हो तो बता दीजिएगा। यहां से एक बार और देख लो, हटा देते हैं पहले लिमिट्स। ये लीजिए लिमिट्स हटा दी। अब लिमिट्स लगानी है तो जहां जहां पे dt है वहां पे लिमिट्स किसकी आएंगी? टाइम की। और जहां जहां पे ds है वहां पे लिमिट्स किसकी आएंगी? डिस्प्लेसमेंट की। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट टाइम की। बोलो, नीचे क्या लिखी जाती है? लोअर लिमिट। तो तुम खुद ये बताओ कि लोअर वैल्यू ऑफ टाइम क्या हो सकता है? 0। 0 से नीचे तो नहीं हो सकता ना। लीजिए लोअर लिमिट यहां पे लगा दिया मैंने 0।
अच्छा, जब टाइम की वैल्यू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रही होगी? सोचने वाली बात है, क्या रही होगी? 0 ही तो रही होगी। जब टाइम 0 है मतलब मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कुछ नहीं होगा। तो ये लीजिए, डिस्प्लेसमेंट भी लोअर लिमिट 0 हो गई। अब टाइम की अपर लिमिट क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, 100 सेकेंड हो सकती है, 10 सेकेंड हो सकती है, जो तुम सोचना चाहो। तो टाइम की अपर लिमिट क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। तो कुछ भी हो सकती है, तो हमने कहा सोच लो t है। अब अगर तुम्हारे लिए t का मतलब 10 सेकेंड है तो 10 सेकेंड माना जाएगा, और किसी के लिए t का मतलब 100 सेकेंड है तो फिर 100 सेकेंड लिया जाएगा। अच्छा, जब टाइम की अपर लिमिट कुछ हो गई है तो भाई डिस्प्लेसमेंट भी तो कुछ हो जाएगा ना। मान लिया डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? s। ये तो लिमिट्स की बात हो गई। फिर अकेले ds का इंटीग्रेशन ये होगा, अकेले dt का ये होगा, और t dt का ये होगा। ये क्लियर है। इसके बाद इस जगह पर पहले क्या लिखा जाएगा? अपर लिमिट। अपर लिमिट कौन है? s। फिर निगेटिव लगा के इसी जगह पर क्या आएगा? लोअर लिमिट 0। u इस t की जगह पर आएगा अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, और प्लस का a इस t पर क्या आएगा? अपर लिमिट t²/2 माइनस लोअर लिमिट 0²/2, और रिजल्ट्स फिर आगे देख सकते हो। क्लियर है ये? ठीक है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at, और दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है s = ut + ½ at²। और ये दोनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जब आए हैं तो एक प्रतिबंध लगा हुआ है, एक कंडीशन है, दैट इज एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तीसरी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको भी ले आते हैं, देखिए कैसे आएगी वो। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे आएगा, ध्यान देना। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमने यहां पर लिखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। कोई गलती नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लीजिए तो क्या बन जाता है? एक्सेलरेशन बन जाता है। इतनी बात सही है ये? ठीक है ना इतनी बात? ओके, आगे ध्यान देना। अब जो मैं कर रहा हूं वो देखना। यहां लिखा dv/dt और मल्टीप्लाई किया ds/ds, जहां पे ds क्या है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ds क्या है? यहां पर कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिससे तुमने मल्टीप्लाई किया उसी से तुमने क्या कर दिया? डिवाइड कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम पेयरिंग कर लें, देखो मैंने इसका पेयर बनाया, इसको एक साथ लिखा और इसको एक साथ लिखा, तो देखो क्या सिचुएशन बनेगी। a = ds/dt, ये एक साथ लिखा, और dv/ds ये एक साथ लिखा। देखो अभी भी ds और ds कट जाएंगे तो dv/dt बना रहेगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब a = ये जो ds/dt है इसकी जगह पे v लिख सकते हैं, क्योंकि v = क्या होता है? ds/dt होता है ना। अभी थोड़ी देर पहले जो जस्ट इसके पहले वाली इक्वेशंस है वहां पर आपने लिखा भी है v = ds/dt। क्लियर ये बात? ओके। तो हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए a = v dv/ds। यहां तक आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v dv = क्या आ जाएगा? a ds आएगा। इंटीग्रेशन कर लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड का इंटीग्रेशन होगा v dv और राइट हैंड का इंटीग्रेशन होगा a ds। ठीक। कंडीशन लगी हुई है कि एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशंस के अंदर से एक्सेलरेशन को बाहर आना चाहिए, बाहर कर दीजिए। अब सभी लोग लिमिट्स पे ध्यान दें।
यहां पर डिस्प्लेसमेंट की लिमिट और यहां पर वेलोसिटी की लिमिट। तो लोअर लिमिट ऑफ वेलोसिटी क्या था, u, याद है? लोअर लिमिट ऑफ वेलोसिटी क्या था, u, और लोअर लिमिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0। और अपर लिमिट ऑफ वेलोसिटी क्या था, v, और अपर लिमिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था, s। अब इसके ठीक पहले दोनों इक्वेशंस पे ये बहस हो चुकी है ना कि वेलोसिटी की लोअर लिमिट क्या थी, u, टाइम की लोअर लिमिट क्या थी, 0, डिस्प्लेसमेंट की लोअर लिमिट क्या थी, 0, डिस्प्लेसमेंट की अपर लिमिट क्या थी, s। लगा दिया मैंने। अब देखिए यहां पर तो फंडा लग जाएगा ये वाला, जैसे x की पावर n dx है तो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ऐसे लिखा हुआ है v dv। v dv का मतलब v की पावर 1 dv। तो जब इसको करोगे तो बनेगा v की पावर 1+1 अपॉन में 1+1 यानी v की पावर 2 अपॉन 2। तो इधर लेफ्ट हैंड का इंटीग्रेशन होगा v की पावर 2 अपॉन 2 और लिमिट्स लगी है u से v। इधर राइट हैंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, लिमिट्स लगी है 0 से s। ओके, अब देखिए इस v पर पहले क्या आएगा, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, v, तो लिखा जाएगा v²/2। फिर माइनस इसी v पर क्या आएगा, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है u, a, s की जगह पर अपर लिमिट और फिर s की जगह पे लोअर लिमिट। यहां से आ गया v² - u² इज इक्वल टू as। v² - u² इज इक्वल टू 2as। u को उधर जाने दो तो v² बराबर u² प्लस 2as। ये रहा आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, नोट करिए, कहीं कुछ पूछना हो बताइएगा फिर। तो जब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गए हैं तो आप सबको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ऑल दीज 3 इक्वेशंस आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब अगर ये क्वेश्चन आया आपके लिए, ध्यान देना, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन आया कि राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है जरा उनको लिखिए। तो भाई आंसर आएगा, पहली इक्वेशन है v = u + at, दूसरी इक्वेशन है s = ut + ½ at², और तीसरी इक्वेशन है v² = u² + 2s। एंड आई होप कि आप इन सारे इक्वेशंस में यूज़ होने वाले टर्म्स को जानते हैं। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। u यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और याद रखना इनिशियल वाली वैल्यू और मैक्सिमम वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां पर v क्या है, अभी आपने पूरा डेरिवेशंस किया। t समय पर वेलोसिटी को क्या लिखा था, v, और t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, u। तो v को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। t समय बाद जो वेलोसिटी है वो v है। इस पूरी इक्वेशन में s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। s पूरी इक्वेशन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कोई रह गया, देखो सभी के नाम आ गए। t तो टाइम है ना। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है तो ये तीनों वर्ल्ड फेमस इक्वेशंस ऑफ मोशन है। लेकिन ध्यान देना, राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये देखिए, ये बड़ा काम हो गया, ये बड़ा काम है।
अगर एक्सिलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखिए। तो भाई जानते हो इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन से हैं? ये हैं, पहली है v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, दूसरी है a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ये यहां पर क्या है? v फॉर वेलोसिटी, और ये क्या लिखा है? डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर a क्या है? एक्सेलरेशन। ये क्या लिखा है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ऊपर की 3 इक्वेशंस हैं, हमने प्रूफ करके दिखाई हैं। अदरवाइज ये वाली इक्वेशंस, ये अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना इसको मैं बदल रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां पे तुमको रफ वर्क करके दिखाता हूं, रफ वर्क। क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहली वाली इक्वेशंस को, तो ये आ जाएगा ds बराबर v dt आएगा। ये क्या लिखा है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन कर लो तो लेफ्ट हैंड को क्या पढ़ेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे ना। लिखता हूं यहां पर, इसी इक्वेशन से मिलेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट s बराबर, भाई अकेले ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा। इसको क्या पढ़ोगे? वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू टाइम। ऊपर वाले को क्या पढ़ोगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी से ये जो बना है उसको कैसे पढ़ोगे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? dv इज इक्वल टू a dt बनेगा। इंटीग्रेशन करोगे, ये क्या बन जाएगा? कुल वेलोसिटी लिखा जाए यहां पर, टोटल वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू, उसको क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या इसको क्या पढ़ोगे? इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स 1 की फिजिकल क्वांटिटी रिस्पेक्ट टू बॉक्स 2 की। जैसे आपको अपने नाम याद है ना, ऐसे ये सोच होनी चाहिए आपके पास। कौन सी सोच? याद होगा ये वाली इक्वेशंस तब लगाते हैं जब डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन होगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन से वेलोसिटी डिफरेंशिएशन से आएगी, और अगर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन होगी तो इंटीग्रेशन से क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये डेवलप करना पड़ेगा। आप जरा इस स्पेस, मुझे थोड़ा सा स्पेस दीजिए, मैं अपनी बात को और अच्छे से और एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। आइए यहां तक जल्दी से। ये 1 2 3 4, पहला वाला है v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, दूसरा वाला है s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी, तीसरा है a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और लास्ट है v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a डी टी। तो जो कह रहा हूं समझो। तुम इसके बारे में कब सोचोगे? सोचो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन गिवन। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दे दी जाएगी तो वेलोसिटी ऐसे निकलेगी। कई सारे क्वेश्चन किए हम लोगों ने ना, पिछली क्लास में भी कई सारे क्वेश्चन किए थे। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दे रहा था, वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? डिफरेंशिएशन कर रहे थे। इसको कब यूज करोगे? इसके बारे में कब सोचोगे? थिंक व्हेन वेलोसिटी टाइम इक्वेशन गिवन एंड वी वांट टू डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट
देखो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया जाए और तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया जाए और तुमसे क्या पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो इसको सोचोगे। मैं इस सेकंड वाले पर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, पहले वाले पे तो कई सारे क्वेश्चंस हुए हैं। जरा ये देखिए, v इज इक्वल टू है 3t की पावर 5, v यहां पर वेलोसिटी है और t यहां पे टाइम है। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे दिया गया, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। तो देखो मैंने क्या लिखा है, जब वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे करके वी वांट टू डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे सेकेंड वाले इक्वेशंस की याद आएगी। तो मैंने तुरंत लिखा डिस्प्लेसमेंट का s बराबर इंटीग्रेशन वी डी टी, डिस्प्लेसमेंट का s बराबर इंटीग्रेशन वी डी टी। और आगे बढ़ा, v की जगह पे क्या है, 3t की पावर 5 dt, v की जगह पे लिख सकता हूं, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t की पावर 5 dt, इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या बनेगा, 3t की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा t की पावर 6, नीचे 6 और 3 से कटेगा तो क्या बनेगा, अपॉन में 2 बनेगा, तो यहां पर आ गया t की पावर 6 अपॉन में कितना, 2। आप सब लोग देखो क्या यहां लिमिट्स लगी हुई हैं, नहीं, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या लगा देना है, कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। अगर लिमिट्स लगी होती हैं तो लिमिट्स लगाओ, सॉल्व करो, और लिमिट्स नहीं है तो इंटीग्रेशन कर लिया, रिजल्ट क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन जो हो गया प्लस कांस्टेंट। अरे ये इंटीग्रेशन समझ में आया कि नहीं आया, x की पावर एन डी एक्स, भूल जाते हो क्या यार बार बार, x की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1 अपॉन n+1, वही किया मैंने। तो नीचे 6 मिला, 3 2 जा 6, और जब लिमिट्स नहीं होती हैं तो अगर आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा लेते हो तो अच्छी बात है। बस वैसे तो जब आप और अपने आप को इंटीग्रेशन में स्ट्रांग फील करोगे, अभी तो बिगिनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन है ना, और वो भी हम फिजिक्स में बता रहे हैं, लेकिन जब आप मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाली जाएगी। फिलहाल अभी तुम्हें इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना छोड़ देना। समझ पा रहे हो बात को, क्या चीज दिमाग में घुसी होनी चाहिए, क्या ऐसी बात है जो दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। पहला, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन देके वेलोसिटी पूछोगे तो डिफरेंशिएशन, और वेलोसिटी टाइम इक्वेशन देकर के अगर डिस्प्लेसमेंट पूछोगे तो इंटीग्रेशन। और देखो ये क्या है भाई, थिंक इट व्हेन वेलोसिटी टाइम इक्वेशन गिवन। देखो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया है और एक्सेलरेशन पूछा है, कई क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, और ये क्या है, इसके बारे में तब सोचोगे, थिंक इट व्हेन एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन गिवन, और आपको वेलोसिटी चाहिए, एंड वी वांट टू डिटरमाइन वेलोसिटी। जब ये चीजें आपकी मुट्ठी में होंगी तो क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। जैसे इस पर एक क्वेश्चन देखो, a इज इक्वल टू है t की पावर 3 प्लस 2t प्लस 4। a यहां पर एक्सेलरेशन है और t यहां पर टाइम है, वेलोसिटी चाहिए इनको। तो एक्सेलरेशन टाइम की इक्वेशन देके वेलोसिटी पूछा गया। ये देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन दे दोगे और वेलोसिटी पूछोगे तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैंने अपना फंडा यूज किया लास्ट वाला, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। क्या कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। v इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू है t की पावर 3 प्लस 2t प्लस 4 और ये dt, और ये रहा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन सामने प्लस माइनस के लोग हैं,
तो सभी के साथ अलग अलग इसको जाने दीजिए। तो ये आ गया v इज इक्वल टू टी की पावर 3 dt और 2t dt और 4 dt। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो t की पावर 3 dt कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे 2 कांस्टेंट है, बाहर भेजो इसको, t dt आ गया, यहां पर 4 बाहर आ जाएगा, dt आ गया। अब लगाओ यही फंडा इंटीग्रेशन का, तो जब आप ये फंडा अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू, जब इस पर ये फंडा लगाओगे तो क्या बनेगा, t की पावर 4/4 प्लस जब ये फंडा इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 तो पहले से ही है, t की पावर 2/2 फिर प्लस यहाँ पर 4 पहले से ही है, अकेले dt का क्या आ जाएगा t, और फिर v इज इक्वल टू टी की पावर 4/4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t। क्या इंटीग्रेशन हो चुका है? हाँ हो चुका है। लास्ट में क्या लगा दें, कांस्टेंट। अगर लिमिट्स नहीं दी जा रही हैं तो फिर हमें क्या लगाना है, कांस्टेंट। ठीक है, तो जिसके दिमाग में ये बात होती है कि एक्सेलरेशन टाइम से वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेशन, वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी टाइम से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रेशन, और डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएशन, वो सारे क्वेश्चन डील कर लेगा। ठीक है, नोट करिए इसको।